हेलो। हाय। राधे राधे। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए रीट एग्ज़ाम मॉडल पेपर जो चल रहा था हमारा 2016 का, जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2016 का आया हुआ, उसमें एसएसटी से संबंधित या सामाजिक ज्ञान से संबंधित 60 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो ये हमारा सेक्शन 4 है और खंड वाह है सेक्शन 4 सोशल स्टडीज एंड सामाजिक अध्ययन। इसके 60 प्रश्न हैं, ये सभी करना अनिवार्य है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए, यानी राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों? 25 साल, 35 साल, 30 साल, 21 साल। तो राज्यसभा सदस्य के लिए जो आयु सीमा रखी गई है तो कितनी रखी गई मेरे प्यारे साथियों? तो 30 वर्ष में रखी गई है। कितनी रखी गई है? 30 वर्ष। 30 साल राज्यसभा के लिए। और बात कर लें हम लोकसभा की, तो लोकसभा के लिए 25। लोकसभा के लिए कितनी है? 25 साल है। और बात करें राष्ट्रपति के लिए तो 35 साल। इसको भी बता देते हैं, राष्ट्रपति के लिए 35 साल और 21 वर्ष है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, सरपंच वगैरह के लिए जो आयु है पंचायती राज के लिए ये निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर मेरे प्यारे साथियों कौन सा है? तो हमारा आंसर है बी वाला। हमको यहाँ पर पूछा राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में पूछा है? राज्यसभा के बारे में पूछा है केवल, तो हमें राज्यसभा को ही रखना है यहाँ पर। सी वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के समय किया गया? 44वें संशोधन की बात की गई है। तो 44वां संविधान संशोधन भारत में संविधान में कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? 1978 और 79 में उसे पारित किया गया था। 1978 1979 में उसको पारित किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। जनता पार्टी की सरकार के समय पर जो भारत का 44वां संविधान संशोधन है वो पारित किया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। डी वाला आंसर है यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस अधिनियम के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। इस संपत्ति के अधिकार की समाप्ति की गई थी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और ये कब पारित हुआ था? 1979, 78 और 79 में। इसको याद रखना। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? ये महाभियोग की प्रक्रिया तो प्रारंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पारित नहीं हुआ था, ये बताना है। के जी बालकृष्णन, बी रामास्वामी, सी सौमित्र सेन, डी स्वतंत्र कुमार। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आप, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य दें। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा, सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग उसके खिलाफ पारित नहीं हो सका था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा? वो होने वाला है बी वाला जो ऑप्शन है, बी रामास्वामी। बी रामास्वामी के खिलाफ मई 1993 में, यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, इसने इसकी बात की है, सर्वोच्च न्यायालय की बात की है। तो मई 1993 में इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी लेकिन यह प्रक्रिया पारित नहीं हो पाई थी। तो ये पारित नहीं हो पाया था, इसको भी याद में रखना। अब देख लेते हैं हम इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट और देखें। यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। तो के जी बालकृष्णन के बारे में देखें। तो के जी बालकृष्णन ये भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश थे।
भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? के.जी. बालकृष्णन। किसके बारे में कह रहा है? के.जी. बालकृष्णन के बारे में कहा गया है। तो के.जी. बालकृष्णन भारत के दलित वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति थे। दलित वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? के.जी. बालकृष्णन। और इनका जो कार्यकाल है के.जी. बालकृष्णन का, वो सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा था। ये सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था के.जी. बालकृष्णन का। दलित वर्ग के न्यायाधीश थे। दलित वर्ग के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है यहाँ पर। तो दलित वर्ग के न्यायाधीशों से संबंध प्रथम न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन। इसको ध्यान में रखना, दलित वर्ग के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं हम सौमित्र सेन की भी। तो सौमित्र सेन के बारे में देखते हैं। तो सौमित्र सेन थे वो कलकत्ता उच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय था? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, यानी कलकत्ता का जो उच्च न्यायालय था, उसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ 18 अगस्त का 18 अगस्त 2011 को 18 अगस्त 2011 को महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और 2011 में इन्होंने महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान त्यागपत्र दिया था। अपना त्यागपत्र देकर के अपना पद छोड़ दिया था मुख्य न्यायाधीश का। किसका? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ना कि उच्चतम न्यायालय। ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। और अब देखिए आगे का जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए पहले तो इसका आंसर था बी रामास्वामी। कौन सा था? बी रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थाओं से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषाओं से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो देखिए पंचायती राज की 12वीं अनुसूची की बात की गई है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 12वीं अनुसूची का जो संबंध था वो किससे था? नगर पालिकाओं से। किससे था? नगर पालिकाओं से। बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची का किससे संबंधित था? पंचायती राज व्यवस्था। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से था। और जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई वो कौन से संविधान के तहत जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में पारित किया गया था। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 जो कि 1993 में पारित हुआ था उसके द्वारा। अब बात करते हैं केंद्र की भाषाओं से संबंधित जो अनुसूची है, यानी केंद्र की जो भाषाओं का उल्लेख मिलता है वो मिलता है 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची मिलता है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और केंद्र राज्य संबंधों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है 7वीं अनुसूची, जो केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन वगैरह किया गया है वो इसमें उल्लेख आता है। इनको भी याद में रखना। तो यहाँ से आपके पास 4 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा मेरे प्यारे साथियों? बी वाला आंसर है, वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? यानी भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये बताना है। डॉक्टर राधाकृष्णन, वी.वी. गिरी, बी.डी. जत्ती, कृष्णकांत शर्मा। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, कार्यकाल के दौरान किस उपराष्ट्रपति का देहांत हुआ था?
जब मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्णकांत शर्मा। क्या हो जाएगा? कृष्णकांत शर्मा की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई थी और ये 1997 से 1997 1997 से लेकर के 2002 तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी ध्यान में रखना कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई उनके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कृष्णकांत शर्मा। आगे देखते हैं, थोड़े बहुत फैक्ट इनके अन्य के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको करा रहे हैं हम आपके लिए। तो देखिए बात कर लेते हैं हम डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो 1952 से 1962 तक सबसे लंबे कार्यकाल तक, ये 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर इन्होंने कार्य किया था। 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किया, 2 बार, और सबसे लंबा कार्यकाल भी था इनका। सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा था इनका, किसका? डॉक्टर राधा कृष्णन का। ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं बीबी गिरी के बारे में। देखिए बीबी गिरी की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बीबी गिरी 1967 से 1969 तक सबसे कम कार्यकाल था इनका। सबसे कम कार्यकाल तक कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। और इन्होंने त्यागपत्र दिया था, उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। ये भी ध्यान में रखना। तो सबसे कम कार्यकाल किसका था? बीबी गिरी का। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद पर कार्य करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद इन्होंने उनका कार्यकाल संभाला था और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। ये भी याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इनके बारे में और जान लेते हैं। चलो बीडी जत्ती के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, यानी फखरुद्दीन अली अहमद की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। राष्ट्रपति पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। किसे? बीडी जत्ती ने। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो बीबी गिरी, उनकी मृत्यु हुई थी तो बीबी गिरी ने राष्ट्रपति पद का कार्य किया था। ये भी याद में रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्रफल कितना है? यही पृथ्वी का स्थलीय भाग बताना है मेरे प्यारे साथियों। 32, 33.3, 29, 28.4। जल्दी से जल्दी बता दीजिए कौन सा होगा इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों। आपको पता भी चल रहा होगा इसका कि स्थलीय भाग कितना है पृथ्वी पर, जल को छोड़ करके स्थलीय भाग तो वो है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन के अनुसार बताएंगे हम यहाँ पर 29%। कितना है? 29%। तो कितना हो जाता है? 29%। ध्यान रखना इसका। तो BC वाला आंसर यहाँ राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? यानी सबसे नीची जो वायुमंडल की परत है। तो देखिए वायुमंडल में सौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल,
ये परतें आती हैं मध्यमंडल, ओजोन मंडल और वायुमंडल। तो सबसे जो नीचे की परत है 18 मीटर तक की जो परत है, या उससे अंत में इसकी जो सीमा है वो है 50 मीटर, 50 किलोमीटर, मीटर नहीं, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो परत है, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई की परत क्षोभमंडल के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे की परत कौन सी है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता चल गया। तो क्षोभमंडल है। कौन सी है? क्षोभमंडल। बी वाला आंसर सही है, ना कि समताप मंडल। दूसरे नंबर की परत आती है समताप मंडल। और ओजोन मंडल समताप मंडल के ऊपर आता है, तीसरी जो परत है। उसके बाद मध्यमंडल और फिर आयन मंडल चौथी परत और वायुमंडल पांचवी परत आ जाती है। इसको भी याद में रखना। यहाँ पर आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बहिर्जनिक भूआकृति प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की गई है। वह है जो भी बाह्य से जो भी भूआकृतिक प्रक्रियाएं घटित होती हैं उनके लिए शब्दावली कौन सी है? पटल विरूपण, ये नहीं होगा। अपक्षय यानी अपरदन, ये भी नहीं होगा। कार्बोनेशन, ये भी नहीं होगा। अनाच्छादन, तो अनाच्छादन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो एक शब्दावली के रूप में किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? अनाच्छादन का। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव मंडल में जीव पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। जैव मंडल में जीव और पर्यावरण के मध्य का जो रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र, भू आकृतिक चक्र। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट है, जैव भू रासायनिक चक्र। क्योंकि जीवों से संबंधित, जीव और पर्यावरण दोनों में जीव पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है या कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? चूना पत्थर, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, स्लेट। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको पता भी चल गया है वो कायांतरित यानी जिसका रूप परिवर्तन होता है उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो देखिए संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, स्लेट भी रूपांतरित चट्टान है और क्वार्टरजाइट भी रूपांतरित चट्टान है। लेकिन यहाँ पर जो अब चूना पत्थर है वो किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो ये वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चूना पत्थर कैसा है? अवसादी चट्टान। ध्यान में रखना, चूना पत्थर अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? यानी हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिलते हैं? शिलाओं पर, मोहरों पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर। तो हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिले मेरे प्यारे साथियों वो शैल खड़ी या मुद्राओं या मोहरों पर मिले। शैल खड़ी की मोहरों या मुद्राओं पर मिले। तो बी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल यानी यहाँ पर आर्य संस्कृति पनपी थी। सप्तसिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध, दक्कन। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है वो आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल माना जाता था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, अर्बन डेसी इन इंडिया 300 AD एंड 1000 AD नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, DD कोशाम्बी। तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन, ये जो सभ्यताओं से संबंधित स्थल हैं उनके ऊपर इसने ये पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी ये बताना है आपको। तो ये लिखी थी मेरे प्यारे साथियों रामशरण शर्मा ने। किसने लिखी थी? रामशरण शर्मा। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये बताना है। 1955, 1956, 1940, 1977। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास और भरण पोषण अधिनियम
ये लागू किया गया था मेरे प्यारे साथियों 1946 में। कब किया गया था? 1946। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और 1955 की बात करें तो हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ये भी ध्यान में रखना। 1900 हिंदू विधवा अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों सिद्ध हुआ था 1856? 1857 की क्रांति से पहले की बात की गई है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था। सती प्रथा अधिनियम, डाकघर प्रथा विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ था। तो देखिए 1856 की बात की गई है, 1955 हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम ये हुआ था 1856 में। इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। और इसके समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित किया था। ये भी याद में रखना, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग या स्वर्णकाल, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो आपको पता भी चल रहा होगा, जानते होंगे। गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या मुगल काल। तो देखिए यहाँ पर गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? होयसल, गंग, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली की जो प्रतिमा है उसका निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे साथियों? वो करवाया था गंग शासकों ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका का लेखक है, इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी? कौटिल्य ने, मैगस्थनीज ने, प्लिनी ने, विष्णुगुप्त ने। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इंडिका जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? मैगस्थनीज। किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे। तो बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौटिल्य की बात करें तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, ये भी महत्वपूर्ण रहती है पुस्तक। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है। कम्बोज स्थित अंगरकोट वाटिका विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन प्रथम, जयवर्मन चतुर्थ, सूर्यवर्मा द्वितीय, यशोवर्मा तृतीय। तो कम्बोज में स्थित अंगरकोट वाटिका जो मंदिर है मेरे प्यारे साथियों वो बनवाया था किसने? चोल शासकों ने। और उनमें इनके अंतर्गत सबसे पहले इसका जो निर्माण करवाया था अंगरकोट वाट के मंदिर का, वो करवाया था मेरे प्यारे साथियों किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगरकोट वाट में स्थित विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक के किस बृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? प्रथम, पंचम, अष्टम, 13। तो देखिए पड़ोसी राज्यों का जो उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख 13वें अभिलेख में मिलता है। कौन से मिलता है? 13वां अभिलेख, जिसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, इसका भी उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास करता था? देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास करता है। शेर कविता, गौरा, योगायोग, घर बायरे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो चारों उपन्यास लिखे गए वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखे गए। जिन्हें लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही चारों उपन्यासों को लिखा था।
और यहाँ पर जो आंसर होगा, निखिल जो पात्र था वो घर वायरे उपन्यास का पात्र था, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता को मानता था। बी वाला आंसर यहाँ राइट है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1916, 1925, 1922, 1913। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हिंदुस्तान गदर पार्टी की जो स्थापना की थी वो की गई थी 1913 में। कब की गई थी? 1913। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट है। 1913 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी वो? सोहन सिंह द्वारा। सोहन सिंह भाखड़ा, सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। अगर बात कर लें 1916 की, तो 1916 में होम रूल लीग, क्या होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 में। और बात करें 1925, तो नीमू चावड़ा हत्याकांड हुआ था 1925। और 1922 की बात करें तो जो भारत 1922 में जो गोरखपुर हत्याकांड है वो हुआ था, और जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चला रहे थे उस समय, इसको भी याद में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिरहम क्या है? दिरहम क्या है? सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का, मिश्रित धातु का सिक्का। तो दिरहम मेरे प्यारे साथियों, दिरहम क्या था? एक चांदी का सिक्का था। किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का। सी वाला आंसर है वो राइट हो जाएगा। दिरहम एक चांदी का सिक्का था जो लेन देन के लिए उपयोग में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? कालिंजर के, मारवाड़ के, रणथंभौर के, मालवा के। तो शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था मेरे प्यारे साथियों, वो किस पर था? कालिंजर पर। किसके खिलाफ था? कालिंजर के खिलाफ था। और वो हुआ था कब? ये भी देख लेते हैं। 1545 ईस्वी में, 1545 में। और उस कालिंजर अभियान के समय ही शेरशाह की मृत्यु भी हो गई थी। शेरशाह की मृत्यु किसके अभियान के समय हुई थी? कालिंजर अभियान के समय। और कालिंजर का जो शासक था वो कौन था? कीरत सिंह। कीरत सिंह, ये भी याद में रखना है। कीरत सिंह कालिंजर का शासक था उस समय। आगामी क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम द्वारा निषेध घोषित किया गया था या रोक लगाई गई थी? नियमन 17 एडी 1829 ईस्वी, नियमन 20 एडी 1831, नियमन 18 एडी 1856, नियमन 19 एडी 1829। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। लॉर्ड वेलेजली ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेजली तो सहायक संधि के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और वो कब लगाई थी मेरे प्यारे साथियों? ए वाला जो आंसर है वो यहाँ पर राइट है, 1829। नियमन 17 1829, ये वाला आंसर यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? यानी अब तक की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसमें केवल एक संशोधन हुआ है, एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ था? 1976, 1976, 1978, 1992। देखिए वो संशोधन हुआ था मेरे प्यारे साथियों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये वाला आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये भी याद में रखना है, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, 42वां, 52वां, 61वां, 86वां। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम,
2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा पारित किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अभी आपको बता ही दिया है, पहली बार परिवर्तन हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित था और 61वां संशोधन जो चुनाव है उनमें मतदाता की जो आयु है उससे संबंधित था, यानी मतदान की आयु से संबंधित था, संशोधन किया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। मताधिकार की जो आयु सीमा है उसको 18 वर्ष कर दिया गया था 21 से घटा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, हेगड़े समिति। तो देखिए मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ए वाला आंसर है, ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें अशोक मेहता समिति के बारे में तो देखिए पहले स्वर्ण सिंह समिति की बात करें, ये गठित की गई थी 1976 में। इसको भी समझते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा इसका गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज से संबंधित था। 1977 पंचायती राज से संबंधित प्रावधान करने के लिए किया गया था। सादिक अली समिति की बात करें तो ये 1964 सादिक अली समिति 1964 में भ्रष्टाचार से संबंधित थी। बात करें हेगड़े समिति की तो ये भी 1964 में जो लोकपाल विधेयक वगैरह हैं, लोकपाल और लोकायुक्त संबंधी विधेयक हैं, उससे संबंधित थी हेगड़े समिति। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगामी क्वेश्चन आता है हमारा, भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया और नियुक्ति का वर्ष कब था? यानी काका कालेकर आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1951, 1953, 1955, 1957। तो काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों? उनको अध्यक्ष बनाया गया था 1953 में। कब बनाया गया था? 1953। काका कालेकर आयोग, बी वाला आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ये भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य का अपना धर्म है, ये गलत है। राज्य का धर्म कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ये भी गलत है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं है, ये वाला जो आंसर है यहाँ पर सर्वोत्तम होगा और ये सबसे अधिक राइट होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवानेरी और राजौड़गढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? यानी आवानेरी, दौसा और राजौड़गढ़ ये जो कलात्मक शैली मिलती है वैभव में वो किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्यार, चौहान, गोयल, सिसोदिया और राठौड़। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आंसर होगा गुर्जर प्रत्यार। क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रत्यारों ने आवानेरी और राजौड़गढ़ के कलात्मक वैभव का निर्माण करवाया था। तो गुर्जर प्रत्यार काल में इनका निर्माण हुआ था, ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन करता है, सामाजिक अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंध, व्यक्ति के सामाजिक संबंध, व्यक्ति के सामाजिक और भौगोलिक संबंध। तो देखिए सामाजिक अध्ययन की बात की गई है तो किसका करेगा? व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं तथा जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है।
किसके द्वारा बताया गया है, या ये संप्रत्त किसने दिया था? वेस्ले, जॉन माइकलेज, MP मुफात, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो ये किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों? ये दिया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च द्वारा। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? यानी सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन होता है? सामाजिक समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा संबंधी अध्ययन और उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आपको पता भी चल रहा होगा, इसको पढ़ते ही अंदाज़ा लग रहा होगा, वो क्या लगेगा? तो ये उपयुक्त सभी हैं, वो यहाँ पर सही होने वाले हैं। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है वो ज्ञान दे रहा है, उस समय किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना उससे स्वाभाविक होता है? विशिष्ट बातों तथा वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों और गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर भी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? यानी एक अध्यापक को स्वयं के कथन निर्देशन पर कुल समय का कालांश का कितना समय लगाना चाहिए, कितना % लगाना चाहिए, ये पूछा है। 40%, 60%, 50%, 20%। तो कितना लगाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों अध्यापक को? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा 60% अपने कालांश का जो समय है वो पढ़ाते समय निर्देशन पर लगाना चाहिए। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया है उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, तो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए विस्तार का निर्धारण किया जाता है, परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र उगने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं, उपयुक्त दोनों कथन A B दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? वो होने वाला है सी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं। क्योंकि सामाजिक अध्ययन में शिक्षा विधियों का जो अधिगम सामग्री प्रयोग किया जाता है तो पाठ को लंबा करता है, ये नहीं है। ना छात्र उगने लगते हैं, ऐसा भी नहीं होता, ना पाठ लंबा होता है ना ही छात्र उगने लगते, तो दोनों ही गलत है यहाँ पर। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहार रूप दिया था? यानी व्यावहारिक रूप में शिक्षण विधि को, प्रोजेक्ट मेथड है, कार्य विधि है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा प्रणाली में किसने प्रयोग किया था? जॉन डीवी, डब्ल्यू किरपैट्रिक, स्टीवेंस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट मेथड जो विधि है मेरे प्यारे साथियों, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का व्यावहारिक रूप प्रदान किया था? व्यावहारिक रूप की बात कर रहा है तो वो किया था मेरे प्यारे साथियों? किलपैट्रिक ने। किसने किया था? किलपैट्रिक। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न का सही मिलान कीजिए। ब्लूम मूल्यांकन आयाम लाइट है, हार्वर्ड स्मृति स्तर ये भी सही है, मॉरिसन ने बोध स्तर के बारे में बताया ये भी सही है, हंट्रेज चिंतन स्तर भी बताया ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ABCD। कौन सा हो जाएगा? ABCD आंसर होने वाला है। कौन से ऑप्शन में आता है? वो C।
सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, सही है, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार प्रवर्तन का मूल्यांकन करना। ये तीनों आयाम मूल्यांकन किसने बताए हैं? उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए? ब्लूम, हर्बर्ट, स्किनर, थॉर्नडाइक। देखिए, इन्होंने थॉर्नडाइक ने नहीं दिया, स्किनर ने भी नहीं दिया था मूल्यांकन संबंधी कोई प्रभाव। और हर्बर्ट की बात करें तो इसने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया था। हर्बर्ट ने प्रश्नावली विधि, इसको भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो किया था ये किसने किया था? ब्लूम ने। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। हर्बर्ट ने प्रश्नावली विधि प्रयोग में लाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? ये अजैव, यह जिसमें जीव का अंश नहीं है, ऐसा संसाधन नहीं है। मृदा, चट्टान, खनिज और पौधे। तो आपको पता चल होगा सजीव पौधे कैसे हैं? जैव संसाधन है। कैसे हैं? जैव संसाधन। तो यहाँ पर सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं। हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। उच्चावच तुंगता ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ा होगा हुमस के बारे में। तो हुमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि हुमस क्या है? पृथ्वी को या जमीन को उपजाऊ बनाता है। तो खाद होती है ये। तो बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ये गहराई वाले भाग में नहीं पाई जाती, बल्कि ऊपर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, घाना। तो सबसे ज़्यादा विश्व में जो तांबे का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है मेरे प्यारे साथियों? वो होता है चिली। कहाँ से होता है? चिली से होता है। बी वाला आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता। भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा राइट? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कौन नहीं आता है मेरे प्यारे साथियों? भूतापीय ऊर्जा। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का मिलान करना है, कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मिलान नहीं करना है। यहाँ पर मिल्पा मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, सही है। झूमिंग कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, ये भी सही है। रोका ब्राजील में की जाती है, ये भी सही है। और लद्दाख श्रीलंका, ये गलत है। लद्दाख कहाँ की जाती है? मलेशिया। मलेशिया में लद्दाख कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताना है। तो डोडाबेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कोडाईकनाल। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो वो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। कौन सी है? बी, जो वाला आंसर है वो राइट है, अनाईमुड़ी। और इसकी जो ऊंचाई है अनाईमुड़ी की, वो कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 2695 मीटर। 2695 मीटर। ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में, और पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं डोडाबेटा के बारे में। तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडाबेटा, जो 2637 मीटर ऊंचाई है। यानी जो तुम्हारी अनाईमुड़ी है तुम्हारी, उससे छोटी है, यानी दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी आती है ये। अब बात करते हैं महेंद्रगिरी।
तो महेंद्रगिरी जो पर्वत है श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है ये? उड़ीसा में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 1501 मीटर है। 1501 मीटर है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? यानी भारत के जो कौन सा भाग है जिसमें सबसे पहले मानसून आता है? तो सबसे पहले भारत में जो मानसून आता है वो आता है कौन सी? बंगाल की खाड़ी से। तो केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु। तो सबसे नीचे कौन सा पड़ता है भारत का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले जो मानसून प्रवेश करेगा वो कहाँ पर करेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी भारत। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है जो उस एग्ज़ाम में डिलीट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन है पूर्वी घाट और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों आंसर राइट होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? बेंगलोर, सेलम, डोलवी, दुर्गापुर। तो सेलम, दुर्गापुर और डोलवी ये लौह इस्पात के संयंत्र हैं, लेकिन बेंगलोर लौह इस्पात संयंत्र नहीं है। तो ए वाला जो आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बेंगलोर, सेलम जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? वो स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान में रखना। और बात करें दुर्गापुर की तो ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पश्चिमी बंगाल। और इसका जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन। ये भी याद में रखना कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी भारत में? ब्रिटेन के सहयोग से। डोलवी की बात करें तो डोलवी जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लौह इस्पात उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका था मेरे प्यारे साथियों? राज्य की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं। तो बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। जनगणत्व की बात की गई है यहाँ पर। देखिए सर्वाधिक जो जनगणत्व है मेरे प्यारे साथियों वो बिहार राज्य का है। किसका है? बिहार। और बिहार वाला ऑप्शन जो हमारा है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिहार और त्रिपुरा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा। लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के बारे में कहा है तो वो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो यहाँ पर मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आंसर होना चाहिए। तो इस प्रश्न पर संशय रहा था इसमें कि कौन सा आंसर माना जाए कौन सा नहीं माना जाए। लेकिन अंतिम जो आंसर माना गया था वो बिहार और त्रिपुरा को माना गया था इसमें। आगामी क्वेश्चन देखते हैं। बोराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नारगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोविंदा के मध्य, जयगढ़ और नारगढ़ के मध्य। तो बोराट का पठार कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो बोराट का जो पठार है वो स्थित है कुंभलगढ़ और गोविंदा के मध्य में। कुंभलगढ़ राजसमंद और गोविंदा उदयपुर के मध्य में बोराट का पठार स्थित है। सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? देखिए खड़ीन, टाँका, नाली, टोवा।
तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि के बारे में पूछा नहीं है, तो टाँका परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, खड़ीम परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, टोबा भी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, लेकिन जो नाली है वो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन ढेगाना नागौर सही है, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा सही है, तांवा खेतरी सिगाना झुंझुनू ये भी सही है, और अब्रक जामसर ये गलत है। यहाँ पर अब्रक जामसर नहीं आएगा, ये अब्रक सर्वाधिक पाया जाता है भीलवाड़ा में। कोदरीवा अब्रक संयंत्र। आगामी देखते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा अगला, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? ये रसायन उद्योग कहाँ पर नहीं है? डीडवाना, नागौर, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर। तो रसायन उद्योग का कारखाना कहाँ पर नहीं है मेरे प्यारे साथियों? वो है उदयपुर में। कहाँ पर नहीं है? वो सवाई माधोपुर, उदयपुर नहीं सवाई माधोपुर में। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आता है राजस्थान में 2011 की जनगणना के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व था? 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले दो ही जिले हैं भारत में, वो राजस्थान में। वो कौन से हैं? जयपुर अलवर, भरतपुर दौसा, जयपुर भरतपुर, जयपुर दौसा। देखिए जयपुर तो यहाँ पर आएगा, भरतपुर वाला जो आंसर है ये तो यहाँ दौसा भरतपुर वाला ये तो खत्म हो जाएगा। जयपुर तीनों में आया है, तो यहाँ पर अलवर भी नहीं है, और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दौसा भी नहीं है। जयपुर दौसा भी नहीं है, तो हमारा जो भरतपुर है और जयपुर है यहाँ पर 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व था। तो सी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? कृष्णा दिवस कहाँ मनाया गया था? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। तो कृष्णा दिवस कहाँ मनाया गया था मेरे प्यारे साथियों? ये मनाया गया था जोधपुर में। कहाँ मनाया गया था? जोधपुर में मनाया गया था। बी सी डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? यानी युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया था, किस संग्रहालय में किया गया था? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। देखिए मेरे पास साथियों, युद्ध स्मारक की जो स्थापना की गई थी राजस्थान में वो की गई थी जैसलमेर में। कहाँ की गई थी? जैसलमेर। बी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आते हैं 49वां क्वेश्चन, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक ने प्राप्त की? कवि बांधव के नाम से कैसे जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अडोराज, अजयराज। तो कवि बांधव के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ को। ये वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। विग्रहराज या बीसल देव चतुर्थ को यहाँ पर कवि बांधव की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन आता है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया था? तो इनके गुरु थे, उन्होंने अपने गुरु लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये नहीं है, यहाँ पर लॉर्ड मिंटो ये भी नहीं है, विलियम हंटर ब्लेयर ये भी नहीं है, तो यति ज्ञानचंद्र जो इनके गुरु थे उनको ये उन्होंने समर्पित किया था। तो डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार हम प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं उनको आपके लिए बीच बीच में लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।